हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस पर आधारित घटनाओं से जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज का पहला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन सभी घटनाओं पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सबको भी बताया जाएगा और साथ ही इसको इस तरह समझाया जाएगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल समझते रहिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। क्योंकि जो चीज़ आप समझ लेते हैं उसे नहीं भूलते हैं, जबकि जो चीज़ किताबों में पढ़ते हैं या रटते हैं उसे आप जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है, जब उसका यूज नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसके बारे में 1666 में न्यूटन की एक पुस्तक थी, उन्होंने अपने पुस्तक में 1666 में यह सिद्धांत दिया था कि प्रकाश के वेग, ठीक है, अलग अलग रंगों के वेग जो होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। मतलब कि अलग अलग रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगा। तो किसी माध्यम से जब गुजारेंगे तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के जो प्रकाश होंगे या रंग होंगे वो अलग अलग चाल में चलेंगे, अलग अलग मतलब कि वेग से चलेंगे। और उस वेग के कारण उनमें विचलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विचलन, मतलब वो हल्का सा मुड़ेंगे, ठीक है। तो अलग अलग रंग किसी माध्यम में से जब गुजरेंगे तो अलग अलग तरीके से मुड़ेंगे, ठीक है। तो इस पर आधारित था वर्ण विक्षेपण। अब हम देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रिज्म का। तो प्रिज्म जो है यह कांच का एक पारदर्शक वस्तु होता है और प्रिज्म के सतह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह, या प्रिज्म के फलक कितने होते हैं, तो 5, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, जब प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ये श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो इससे गुजरने के समय प्रकाश जो है वो विभक्त हो जाती है, ठीक है। और उसका मतलब विभाजन किस तरह का होता है कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग रंग के जो प्रकाश थे, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के जो प्रकाश थे वो अलग अलग दिशा में विचलित हो गए हैं, मुड़ गए हैं, ठीक है। और इसमें ये जो रंग है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इससे यह भी हमें पता चलता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। अब आगे देखिए, ये रंगों की जो पट्टी है जिस पर्दे पर प्राप्त होती है, इस पर्दे को कहते हैं वर्णपट। वर्णपट, इंग्लिश में कहते हैं इसे स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं वर्णपट पर रंगों की। तो वर्णपट पर रंग जो होते हैं वो सबसे ऊपर का रंग जो होता है वो होता है लाल, और सबसे नीचे का रंग जो होता है वो होता है बैगनी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर न्यूटन के अनुसार जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा, ठीक है, वो ज्यादा विचलित होंगे, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो कम विचलित होंगे, ठीक है। तो चलिए, और ये बात लॉर्ड येले ने भी बताई थी, ठीक है। ये बात कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज्यादा विचलित होंगे और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो कम विचलित होंगे, ये बात लॉर्ड येले ने भी बताई थी। तो देखिए ऐसे कि अगर कोई इतने बड़े बड़े तरंगदैर्घ्य वाला कोई प्रकाश है, तो देख रहे हैं बड़ा बड़ा तरंगदैर्घ्य है तो इसके मुड़ने की संभावना कम है, या सीधी गति में मतलब सीधी रेखा में जाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे तरंगदैर्घ्य, इसके तरंगदैर्घ्य जो है वो छोटे छोटे हैं तो ये ज्यादा विचलित होगा, ठीक है। तो यह सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। अब देखते हैं कि यहाँ से और क्या प्रश्न बनते हैं या क्या बातें बनती है। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो वर्णपट पर रंगों का क्रम होता है वो होता है बै, नी, आ, ह, पी, ना, ला, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको इसे बैजानी ह पिनाला भी दिखेगा। तो नील रंग या इसी को इंडिगो भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंडिगो, विबग्योर, क्या कहते हैं? विबग्योर। अब यहां पर आप रंगों को लिख लेंगे कॉपी पर कि इंडिगो मतलब नील, ठीक है, और आसमानी मतलब नीला। यहाँ पर
इसलिए नीला आपको यहाँ भी नील रंग है, इंडिगो है, ये आपको कहीं कहीं पर आसमानी दिखेगा पहले लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बैगनी, नीला, आसमानी या ब्लू, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, ये रंग बनते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है कि श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म से होकर गुजरा तो सबसे कम विचलन किस रंग का, तो लाल। देखिए ध्यान से, ये सीधी किरण जा रही है ऐसे, तो सबसे कम कौन मुड़ा, विचलन मतलब मुड़ जाना, पथ से मुड़ जाना, तो सबसे कम किसका झुकाव है या सबसे कम कौन विचलित हुआ, मुड़ा सबसे कम कौन, तो लाल। सबसे कम कौन मुड़ा, लाल। मतलब कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लगभग 6400 से 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 6400 से 7500 एंगस्ट्रॉम, याद रखेंगे इस बात को। कहीं कहीं पर आपको 7800 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ दिखेगा। आगे देखते हैं। और सबसे ज्यादा विचलित कौन है, सबसे ज्यादा मुड़ने वाला किरण कौन सा है, देखिए ध्यान से। तो सबसे ज्यादा मुड़ा है बैगनी रंग। किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ है, तो बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होगा यहाँ सातों रंगों में। तो इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 होता है, 3900 से 4000 या 3800 से 4000, 3800 से 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, याद रखेंगे, लिख लेंगे कहीं पर कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, लिख लेंगे इस बात को। अब आगे देखते हैं कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है, अर्थात बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो आप नोट कीजिए इस बात को कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और विचलन सबसे कम। और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम और विचलन सबसे ज्यादा। ध्यान देखिए कि सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, तो बैगनी। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का, ठीक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, तो बैगनी का। इस बात को आप मतलब कि कंफर्म कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। आपसे इस पर वर्णों के स्पेक्ट्रम के बारे में बात की जाती है, तो ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को भी लिखिएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब लिखना है कि 3800 से लेकर के 7500 या कहीं कहीं 7800, मैंने कहा है कि 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ रहता है। तो 3800 या 3700 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक के जो स्पेक्ट्रम के या तरंगदैर्घ्य के जो प्रकाश होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। आपको बैगनी रंग दिखाई देता है, लाल रंग भी दिखाई देता है या श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। तो इनका जो मतलब कि स्पेक्ट्रम होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य होता है, वो कितना होता है, 3800 या 3700 से लेकर के कितना, 7800 तक। 3700 या 3800 से लेकर के 7800 तक। तो ये हमें दिखता है, इसलिए याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि 3700 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य वाले जो प्रकाश होंगे उसको हम कहेंगे दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। कौन सा प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश, क्योंकि यह हमें दिखाई देते हैं। जबकि अगर इससे कम रहा या इससे ज्यादा रहा तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अदृश्य प्रकाश, ठीक है। वे तरंगदैर्घ्य मतलब इससे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले जो किरणें होंगी उनको हम क्या कहेंगे, अदृश्य। इससे कम या इससे ज्यादा। एक चीज और जान ले कि 7800 से ज्यादा तरंगदैर्घ्य अगर किसी किरणों की है तो उसको हम कहते हैं अवरक्त किरण। क्या कहते हैं, अवरक्त किरण कहते हैं। लिख लेंगे, नोट करेंगे इस बात को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से प्रश्न बस इतना ही बनता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, ठीक है। तो ये कम विचलित होता है। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न और क्या क्या बनते हैं। आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि खतरे के निशान के रूप में, ठीक है, खतरे के निशान के रूप में लाल बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है या लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, मतलब दूर तक अगर देखा जाए तो सबसे कम विचलित कौन सा रंग होगा, लाल। मतलब यह लाल रंग दूर तक दिखेगा, लाल रंग दूर तक दिखेगा, विचलित नहीं होगा। जबकि बैगनी रंग या नीला रंग विचलित हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा और साफ साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन लाल रंग दूर से भी दिखाई दे सकता है, इसलिए खतरे के रूप में
जब भी हम उपयोग करते हैं लाल रंग का उपयोग करते हैं। अपने टावर के ऊपर बल्ब जलते हुए देखे होंगे लाल रंग के, तो वो भी इसलिए रहता है कि कोई वायुयान अगर उस जगह से गुजर रहा है तो उसे दिखे कि हाँ वहाँ पर टावर है। ठीक, तो इन सब बातों के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है खतरे के घंटी के रूप में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में आप समझ चुके हैं, मैंने समझा दिया है। अब चलिए, हमने इस चीज को समझ लिया, वर्णों के स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लिया। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वो है इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, दोनों पर चर्चा करेंगे और इससे जो भी प्रश्न बनते हैं मैं उन सबको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, इस सबको नोट कर लेंगे। अब आइए, वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा तो सीधा जो दिख रहा था आपको कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हो गया क्लियर? चलिए इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं। देखिए इंद्रधनुष कब बनता है? तो बारिश खूब हुई, ठीक है, तो बारिश की बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं। बारिश की बूंदें वायुमंडल में रहती है, ठीक, और सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब इन कणों पर, जल के बूंदों पर पड़ता है तो इसके अंदर 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है या पूर्णांतिक परावर्तन होता है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, अब आपको फिगर वाइज समझाता हूं, इसको आप पूरी तरह से क्लियर हो जाइए। चलिए हम देखते हैं कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, चलिए ध्यान देते हैं। अब मैं इस बूंद को, एक बूंद को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आप यह समझ लें कि प्रत्येक बूंद में कैसी प्रक्रिया होती है जिसका इंद्रधनुष बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, अब इस बूंद में जब प्रवेश करेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ वायु है, यहाँ क्या है? वायु, और बूंद यह पानी है ना, तो पानी के अंदर जब प्रवेश करेगा तो माध्यम बदल गया, ये वायु है, ये क्या है? जल। तो जल एक अलग माध्यम है, वायु एक अलग माध्यम है। तो देखिए यहां से जैसे ही प्रवेश करेगा तो वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है, तो हल्का सा क्या होगा? मुड़ेगा, हल्का सा क्या होगा? मुड़ जाएगी, ये किरण क्या हो जाएगी? हल्का सा मुड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा? मुड़ेगी, हल्का से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो ये किरण हल्की सी मुड़ गई। अब ये जब अंदर जाएगी, ठीक, तो ये बूंद की जो सतह है इससे फिर परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। यहाँ पर परावर्तन हुआ जल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल के अंदर ही परावर्तन हुआ है, मतलब इसको हम कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पदार्थ के अंदर ही परावर्तन हो गया, ठीक है, बाहर आके नहीं, अंदर ही। तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं और परावर्तन भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? अपवर्तन। यहाँ क्या हुआ? अंदर घुसते समय अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या हुआ? परावर्तन, ठीक है। अब देखेंगे हम कि फिर आगे जब यह मुड़ेगा तो जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही हल्का सा फिर मुड़ जाएगा। तो ऐसी किरणें आएंगी, ठीक है, और मुड़ने के बाद इस तरह से एक पट्टी बनाती है, रंगों की क्या बनाती है? एक पट्टी बनाती है यहाँ पर, ठीक है। बूंदों से अपवर्तन, परावर्तन और फिर अपवर्तन होने के बाद यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण। और जिससे किसका निर्माण होता है? तो रंगों की एक पट्टी बनती है, 7 रंगों की पट्टी बनती है। इसी को हम कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष, ठीक है, क्योंकि इसका आकार धनुष की तरह था और बारिश मतलब वर्षा के देवता इंद्र को कहा जाता है, तो कहा जाता है कि यह इंद्र भगवान का धनुष है, तो इंद्रधनुष। अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे का जो रंग होता है वो होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी। और सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि यह प्राथमिक इंद्रधनुष है। ये कौन सा इंद्रधनुष है? प्राथमिक इंद्रधनुष है, ठीक है। अगर कोई लड़का यहाँ से देखेगा तो इसको इंद्रधनुष दिखाई देगी। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के
दिशा में, सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के ठीक नीचे, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप देख रहे हैं सूर्य प्रकाश इधर से है और बना यहाँ, तो इधर सूर्य बन रहा है इधर, तो क्या होगा? सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में। तो आप इस बात को जान लें। तो चलिए इस बात पर एक लाइक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, बैगनी नीचे लाल ऊपर, प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक में लाल ऊपर बैगनी नीचे। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो आपको पता है बैगनी, आह, पीला, लाल। तो 7 रंगों में बीच में कौन सा रंग होता है? हरा। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। इस बात को भी नोट कीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ अपवर्तन 2 बार, परावर्तन 1 बार और वर्म विक्षेपण। तो इस तरह से ये प्राथमिक इंद्रधनुष बना। तो आप प्राथमिक इंद्रधनुष से जो भी पॉइंट बनते हैं मैंने सबको बारी बारी से समझा दिया, बता दिया है, आप उस सबको नोट कीजिए। अब हम आते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष पर। द्वितीयक इंद्रधनुष में ये उलट जाता है। क्यों उलट जाता है देखते हैं। फिगर वाइज अगर आप समझ चुके हैं तो फिगर को उतार सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ये प्रक्रिया हुई। अब आगे देखते हैं हम द्वितीयक इंद्रधनुष। अगर हम बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष की तो वहां पर द्वितीयक, आप समझ करके लिखिए डायरेक्टली। अब देखिए ये बूंद है, यहां से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, एक बार यहां से हल्का सा परावर्तन हुआ, ध्यान दीजिएगा, हल्का सा यहां पर इसके अंदर प्रवेश किया तो अपवर्तन, ये सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हल्का सा क्या हो गया? मुड़ गया, ठीक है। फिर यहां भी हल्का सा अंदर मुड़ा, फिर भी यहां बाहर ना आकर के एक बार और परावर्तन हो गया, एक बार और क्या हो गया? परावर्तन हो गया, ये हल्का सा मुड़ जाएगी। तो यहां आप ध्यान से देखिए कि यहां से किरण आई, एक बार यहां अंदर जल के अंदर प्रवेश की और मुड़ गए, तो यहां पर क्या हुआ? अपवर्तन, ठीक है। फिर अंदर प्रवेश किया, यहां से टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, तो यहां क्या हुआ? परावर्तन। फिर यहां भी क्या हुआ? परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसा परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उसके बाद यहां से बाहर जब निकली तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन हल्का सा मुड़ गई पथ से, क्योंकि माध्यम बदल गया ना, पहले जल में थी, अब क्या आ गई किरण? तो वायु में, तो माध्यम बदल गया, तो अपवर्तन हुआ, तो यहां क्या हुआ? अपवर्तन। तो इस प्रकार 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होगा तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनेंगे। 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन तो द्वितीयक इंद्रधनुष, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन तो प्राथमिक इंद्रधनुष। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि 1 बार परावर्तन होता प्राथमिक इंद्रधनुष, 2 बार तो द्वितीयक, तो सीधा याद रहेगा आपको। चलिए, तो इस तरह से अपवर्तन भी 2 बार और परावर्तन भी 2 बार हो रहा है। और यहाँ पर जब वर्म विक्षेपण होगा तो यहाँ पर रंगों की पट्टी बनेगी, ठीक है, यहाँ पर रंगों की पट्टी बनेगी। अब इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पर 2 बार परावर्तन के कारण किरणें उलट जाती हैं। किरणें क्या होती है? उलट जाती है। किरणों के उलटने के कारण लाल रंग नीचे आ जाता है और बैगनी रंग ऊपर चला जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जहां प्राथमिक इंद्रधनुष था उसमें ऊपर लाल रंग थे, द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ है? नीचे है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग नीचे, और यहाँ भी मध्य में कौन सा होगा रंग? तो हरा रंग ही होगा। द्वितीयक इंद्रधनुष रहे या प्रथम इंद्रधनुष रहे, प्राथमिक इंद्रधनुष, दोनों में मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। तो चलिए, हमने इंद्रधनुष के बारे में समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम आगे अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए, हमने फिगर बना लिया है ताकि आपको समझाने में ज्यादा समय ना लगे और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, वायुमंडल में या कहीं भी बहुत सारे धूल कण होते हैं, ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं, यहाँ पर कणों की संख्या में कमी नहीं है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें चलती है, ठीक, तो इन कणों से टकरा करके छितरा जाती है, फैल जाती है, ठीक है। इसको बड़ा करके देखते हैं, जूम इन। चलिए, ये एक कण है, क्या है?
कण और प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण क्या कर रही है, आ रही है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ टकराने के बाद ये चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, इसका आप सही उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं कि आप एक टॉर्च जलाइए और वहां दूर पर फोकस कीजिए। तो आप दूर पर फोकस कर रहे हैं, मान लेते हैं यहां से टॉर्च जला रहे हैं आप और दूर तक फोकस कर रहे हैं, तो बस आपको यहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आपको यहाँ की वस्तु दिखाई देगी, यहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन आप यहाँ पर एक बड़ा सा दीवार मतलब कि बोर्ड लगा दीजिए, तब देखिए आपको यहाँ पर ज्यादा प्रकाश फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे टकरा करके प्रकाश की किरणें छितरा गई चारों तरफ, तो जिधर जिधर प्रकाश जाएगा उधर उधर की वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। तो ये प्रक्रिया होती है यहाँ। आगे तो प्रकाश का किसी कण से टकराकर छितरा जाना, फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश किरणों का किसी कण से टकराकर छितरा जाना या फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो कोई कोलाइड अगर हो, ठीक है, कोलाइड क्या होता है, तो किसी द्रव में अगर कोई कण तैर रहा है या लटका हुआ है, ठीक है, तो उस विलियर को हम क्या कहेंगे, कोलाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी में मतलब दूध जो है एक तरह का कोलाइड है, दूध क्या है, एक तरह का कोलाइड है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक ग्लास मतलब एक कांच के जार में क्या लिया है, तो जल ले लिया और उसमें कुछ बूंदे दूध की डाल दी, उसमें कुछ बूंदे क्या कर दी, दूध की डाल दी। अब दूध की बूंदे डाल देने से दूध के जो कण थे वो चारों तरफ फैल गए, दूध के कण चारों तरफ फैल गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इसमें कणों की मात्रा बढ़ गई। पहले केवल पानी था जिससे प्रकाश सीधे चला जाता, लेकिन कणों की मात्रा बढ़ गई, दूध के कण है। ठीक है, प्रकाश जैसे ही दिया जाता है यहाँ से, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें इन कणों से टकराते हैं, इन कणों से क्या होते हैं, टकराते हैं। और इन कणों से टकराने के बाद क्या होगा, तो ये भाग आपको नीला दिखने लगेगा। ये भाग कैसा दिखता है, नीला, और ये भाग आपको लाल दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, लाल। तो ये कैसा दिखने लगेगा, ये भाग लाल दिखने लगेगा और ये भाग कैसा दिखने लगेगा, नीला। और ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। इन कणों से प्रकाश की किरणें टकरा करके छितराती है और जो नीले रंग की किरणें हैं और बैंगनी रंग की किरणें हैं वो छितरा कर इधर ले जाती है, जबकि दूर तक कौन जाता है, लाल रंग की किरणें जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। तो यह टिंडल प्रभाव है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव किस कारण दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आइए हम देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है या रक्ताभ क्यों दिखता है। तो देखिए, यह वायुमंडल, हम समझते हैं कि पृथ्वी है यह अर्थ, और यह वायुमंडल है। मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। अब देखिए, जब सूर्य उदित होता है, उगता है, तो क्षैतिज पर होता है इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और अगर सूर्य दोपहर में यहाँ आ जाए तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर वायु के कण कम मिल रहे हैं, जबकि यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में वायु के ज्यादा कण मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वायुमंडल के मोटी परत से होकर के गुजरना पड़ रहा है, ज्यादा वायुमंडल की परतों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये देखिए, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजरती है तो बहुत सारे कणों से बार बार प्रकीर्णन होता है। श्वेत प्रकाश का बार बार क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और बार बार प्रकीर्णन के कारण जो नीले रंग के प्रकाश है, बैंगनी रंग के प्रकाश है, आसमानी रंग के प्रकाश के किरण है, उनका ज्यादा विचलन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, वो छितरा जाते हैं। लेकिन दूर तक कौन आ पाता है, यहाँ तक कौन सा रंग पहुंच पाता है, तो लाल रंग। कौन सा, लाल रंग, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य इन रंगों से अधिक है। तो अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण यह दूर तक गति करता है और हमारे नेत्र तक मात्र लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसलिए सुबह के समय सूर्य लाल दिखता है और शाम में फिर यही स्थिति, जब सूर्य इधर आ जाता है तो सेम यही स्थिति शाम के समय भी बनती है, जिस कारण से सूर्य का रंग शाम में भी क्या होता है, लाल दिखने लगता है। मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखने लगता है, लाल। क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब हम आगे देखेंगे, और वही जब सूर्य सबसे मतलब कि हमारे ऊपर होता है तो वायुमंडल की कम परतों को पार करके गुजरता है, नीचे तक आता है, जिससे यहाँ पर कणों की संख्या कम मिलती है, तो प्रकाश का ज्यादा प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में प्रकीर्णन होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आप देखिए।
यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ऊपर से प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक, और आकाश अगर स्वच्छ है तो स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो हल्का नीला दिखता है, ठीक है। बैगनी और आसमानी को मिलाइएगा आप, बैगनी, नीला, आसमानी, सब कलर को मिलाइएगा तो जो रंग बनेगा वैसा दिखाई देता है। तो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखता है, ठीक है। देखते हैं क्यों। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जब आ रही है तो वायुमंडल की कई परतें हैं, ठीक है। इन परतों में बहुत सारे कण हैं, वायुमंडल के जो कण हैं, गैस के जो कण हैं, उन कणों से ये किरणें टकरा करके बार बार क्या होता है, इनका प्रकीर्णन होता है, इन कणों का प्रकीर्णन होता है। और ज़्यादा मात्रा में प्रकीर्णन होने के कारण क्या होता है कि सबसे ज़्यादा किसका प्रकीर्णन होता है, तो नीला और बैगनी का, बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो इन क्षेत्र में नीला और बैगनी रंग फैल जाते हैं, जबकि नीचे तक और सब रंग आते हैं और वे सब रंग मिलकर के श्वेत रंग ही बनते हैं। तो यहाँ पर आकाश का रंग जो है वो नीला दिखने लगता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो इस चीज को देखेंगे। यही चीज जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर चला गया और वहां से आकाश को अगर देखेगा तो वहां आकाश का रंग कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वहां से आकाश का रंग कैसा दिखेगा, काला। या अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति आकाश देखेगा तो कैसा दिखेगा, उसको काला रंग का आकाश दिखाई देगा, ठीक है। तो इन सब तथ्यों से ये सब जो प्रश्न बने हैं वो काफी लाभकारी हैं आपके लिए, वो क्लास 10th के लिए भी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझिए कि एकदम रामबाण है। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ आप उसको नोट कीजिए। आप देखेंगे जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपके पास और सबके पास तीर होगा, आपके पास ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है। आप इतना सारा कुछ पढ़े हुए रहेंगे कि आपको साइंस के प्रश्न से डर नहीं लगेगा, आप आसानी से उन प्रश्नों को बना लेंगे। तो धन्यवाद।